हेलो माय रनिंग फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर एचएपी यूनिट नंबर 1 के बारे में, जिसमें देखेंगे सेल डिवीजन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखे थे सेल का स्ट्रक्चर और सेल के टाइप एंड उसकी डिफिनीशन और उसके अलग अलग ऑर्गन के बारे में हम जाने थे। आज के वीडियो में देखेंगे सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन होता क्या है। जैसे सेल का मतलब कोशिका और डिवीजन का मतलब डिवाइड होना, मतलब बंट जाना। एक सेल से दो सेल में वो बंट जाना, वो सेल डिवीजन कहलाता है। इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच ए पेरेंट सेल डिवीजन टू फॉर्म टू और मोर टू डॉटर सेल। यानी सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल से वो दो या फिर दो से अधिक डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती हैं। उस चीज़ को हम सेल डिवीजन कहते हैं। अब देखते हैं इट इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर, जनरेशन, रीजनरेशन एंड रिप्रोडक्शन। यह ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए, जैसे बॉडी का ग्रोथ करना, बॉडी के डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए सेल डिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। रीजनरेशन के लिए सेल डिवीजन बहुत जरूरी, और रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल डिवीजन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखते हैं सेल डिवीजन थ्योरी और उसके बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं। जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे एनिमल हो, ह्यूमन हो, जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल से मिलकर बने हुए हैं। नाउ सेल अराइज ओनली फ्रॉम प्री एक्सीडिंग सेल बाय सेल डिवीजन। मतलब जितने जो केवल पहले से सेल है वही सेल डिवीजन में भाग लेती हैं, और सेल डिवीजन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, और वो सेल डिवीजन होके जो लाइफ को कंटिन्यूटी बनाए रखती है। इसके बाद देखते हैं हम टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल कितने तरीके से डिवाइड होती है। सेल डिवीजन आर 3 टाइप। मेनली ये 3 तरह से डिवाइड होती है। जिसके पहले एमिटोटिस, माइटोटिस, मियोसिस। अब ये माइटोटिस जो है डायरेक्ट सेल डिवीजन है। इसमें नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है और ना ही डिस्टिंक्ट स्टेज होता है, और ये देखने को मिलता है सीन इन बैक्टीरिया एंड सम एबनॉर्मल सेल। जैसे इसमें ना ही कोई स्पिंडल फाइबर बनता है और ना ही कोई स्टेज होता है, ये डायरेक्ट सेल डिवीजन हो जाता है। ये मेनली जो बैक्टीरिया और कुछ एबनॉर्मल सेल जैसे कैंसर सेल्स में ये सब देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं माइटोटिस। माइटोटिस किसमें होता है। अकर्स इन सोमैटिक बॉडी सेल। जितने ह्यूमन बॉडी के सोमैटिक सेल्स हैं उसमें यह सेल डिवीजन माइटोटिस के जरिए होता है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम 2n। यानी जितना क्रोमोसोम नंबर रहता है सेल डिवाइड होने के बाद भी उतना ही क्रोमोसोम नंबर रहता है। अब इसके इम्पोर्टेंट को देखते हैं। इम्पोर्टेंट में है इम्पोर्टेंट ऑफ माइटोटिस, ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बॉडी के ग्रोथ के लिए ये माइटोटिस सेल डिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद रिपेयर ऑफ टिश्यू। जितने भी कहीं हमको कट जाता है, कहीं चोट लग जाती है, वहाँ की सेल डैमेज हो जाती हैं, तो वहाँ के टिश्यू को रिपेयर करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल। जैसे शरीर में जितने भी डेड सेल हो जाती हैं उनको ये रिप्लेसमेंट करने का काम करता है सेल डिवीजन। मेंटेन क्रोमोसोम नंबर, और एक क्रोमोसोम नंबर को बनाए रखने में भी मदद करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेज ऑफ माइटोटिस। माइटोटिस के कितने स्टेज होते हैं, जिसमें एक पहला हो गया इंटरफेज, दूसरा हो गया प्रोफेज, तीसरा हो गया मेटाफेज, चौथा हो गया एनाफेज, फिर इसके बाद टेलोफेज, इसके बाद साइटोकाइनेसिस। ये इतने इसके स्टेज हैं। तो अभी हम एक एक स्टेज को बारी बारी से देखेंगे। जिसमें ये इंटरफेज जो है हम मियोसिस के फेज में देखेंगे, उसमें भी सेम यही प्रोसेस होता है जिसको हम आगे चल के भी देखने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं माइटोटिस के प्रोफेज के बारे में। इसमें जो है जैसे देखिए हमारी नॉर्मल सेल ये होती है, यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हैं। जैसे ये सेल है, यह सेल की मेम्ब्रेन हो गई ये पूरी। ठीक है। इसके बाद इसमें ये छोटे छोटे जो हैं ये राइबोसोम हो गए। ये बाद ये सेल मेम्ब्रेन हो गए। ये जो
छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, लाइसोसोम हो गए, जो इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस से लगा हुआ है बिल्कुल रहता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बाद इसमें साइटोप्लाज्म आ जाता है, इसके बाद न्यूक्लियस आ जाता है, इसके बाद न्यूक्लियोलोलस आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, पेरोक्सिसोम आ जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाते हैं, क्रोमैटिन फाइबर आ जाता है, जिसको ये इसमें इसी में डीएनए वगैरह सब होते हैं। ओके, फिर इसके बाद वैक्यूल्स आ जाता है, सेंट्रियोल्स आ जाते हैं, गोल्जी अपरेटस। ये था नॉर्मल ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर। ओके, इसे एनिमल सेल भी कह सकते हैं। माइटोटिस के प्रोफेज के बारे में, तो जिसमें देखते हैं क्रोमैटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम्स। अब इसको यहाँ से देखना शुरू करते हैं। जैसे देखिए, ये हमारे इंटरफेज में, जिसको हम अभी चल के आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए इसको छोड़ते हैं। इसके बाद प्रोफेज को देखते हैं। ठीक है, इसमें लिख रहा है क्रोमैटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। जैसे ये जो क्रोमैटिन वाला भाग है, ये पूरी तरह से यहाँ पर कंडेंस हो जाते हैं इस फेज में, क्रोमोसोम में कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। इसमें अब ये जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, ये डिसअपीयर होना चालू हो जाती है, मतलब ये अलग अलग होना चालू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद स्पिंडल फाइबर अपीयर। ये जो इसमें स्पिंडल फाइबर है, ये भी अपीयर होना चालू हो जाते हैं प्रोफेज में। ठीक है, इसके बाद इसके बाद मेटाफेज आ जाता है। अब मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वल प्लेट, यानी देखिए यहाँ पर मेटाफेज में इसमें क्रोमोसोम एक इक्वल प्लेट में अलाइन हो जाते हैं, पूरे सीधे सीधे में ये सब अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोसोम्स। अब सेंट्रोसोम्स का क्या मतलब है? इसमें जो स्पिंडल फाइबर हैं, ये जो सेंट्रोसोम से यहाँ पर इस एरिया को हम सेंट्रोसोम्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अब ये हो गया क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये बीच वाला भाग है, इसको हम सेंट्रोसोम बोल देंगे, सेंट्रोसोम। ठीक है, तो इसमें जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, ये जो सेंट्रोसोम से बिल्कुल अटैच हो जाते हैं, जैसा कि इस फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है। अब ये चीज़ यहाँ पर इसी अटैच हो जाती है। ठीक है, ये मेटाफेज में। इसके बाद देखते हैं आपका एनाफेज आ जाता है, जिसमें सिस्टर क्रोमैटिन सेपरेट। अब ये जो मेटाफेज में क्रोमैटिन थी, अब इसको एनाफेज में इसको सिस्टर क्रोमैटिन बोलते हैं। तो ये अब ये जैसे ये चीज़ें अलग हो जाएंगी। अब होंगी कैसे? अब जो ये सेंट्रोसोम है, अब इसका एक पार्ट इधर चला जाएगा और इसका एक पार्ट इधर चला जाएगा। ठीक है, जो ये स्पिंडल फाइबर से, अब ये बीच में आपका स्पिंडल फाइबर हो गया, इसमें ये चीज़ इधर से अटैच हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है इधर से अटैच हो जाएगा, ऐसे ऐसे इसी तरीके से अलाइन हो जाती है। ठीक है, तो एनाफेज में देख रहे हैं सिस्टर क्रोमैटिन सेपरेट। इसमें जो ये जो क्रोमैटिन है, ये पूरी तरह से अब सेपरेट होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, और ये मूव होकर अपोजिट पोल में जाना चालू कर देंगे। अब यहाँ से कंडीशन बनती है सेल की डिवीजन, हमको क्लियरली कुछ ना कुछ दिखाई देना पड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका टोलोफेज आ जाता है, जिसमें देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर। अब देखिए, इसमें जो है टोलोफेज में ये जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, ये तो सेल की मेम्ब्रेन है ऊपर वाली, यहाँ जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, ये जो है रीअपीयर होना, फिर से बनना ये चालू हो जाते हैं अलग अलग भाग में। ठीक है, और क्रोमोसोम अनकॉयल। अब देखिए, इसमें जो क्रोमोसोम है, ये न्यूक्लियस के अंदर हो जाएंगे, जिसको हम अनकॉयल में बोलेंगे। ठीक है, 2 न्यूक्लियाई फॉर्मेड। अब इसमें 2 न्यूक्लियाई फॉर्मेड हो जाएंगे, एक इधर एक इधर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड
टू आइडेंटिकल डॉटर सेल फॉर्मेशन। अब देखिए, अब साइटोकाइनेसिस में ये जो साइटोप्लाज्म वाला भाग है, अब यहाँ ये पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा, जिससे हमें 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था माइटोटिस डिवीजन का फेज। ठीक है दोस्तों, इसको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ एक इंटरफेज है, प्रोफेज में कुछ ऐसा होता है, इसको हम प्रोफेज आगे चल के देख रहे हैं। इसके बाद इंटरफेज में ऐसा होता है, प्रोफेज इस तरीके से होता है, जिसमें स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम सेपरेट होने लगते हैं। मेटाफेज में ऐसा हो जाता है। एनाफेज में इससे पूरी सिस्टर क्रोमेटिन डिसअपियर होने लगती है। टेलोफेज में न्यूक्लियाई फॉर्मेट हो जाता है और साइटोकाइनेसिस में पूरा सेल डिवीजन हो जाता है, जिससे हमें डॉटर सेल मिल जाती है। ओके, तो अब हम बात करेंगे मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। देखिए, मियोसिस अकर इन जर्म सेल, जैसे स्पर्म ओवा क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ 2n, यानी 2n से n आ जाएगा। इसमें क्या होता है, ये मेनली जो है जर्म सेल, यानी कि स्पर्म और मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवा में ये सेल डिवीजन होता है। ठीक है, जो कि हाफ नंबर डिवीजन होता है। ठीक है, जैसे कि 2n से n में वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब इसके इम्पोर्टेंट की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ मियोसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जैसे जो गैमेट्स बनने में ये मदद करता है। डिवीजन गैमेट्स के लिए फॉर्मेशन होता है, और जेनेटिक वेरिएशन, और जीन्स में जो भी वेरिएशन होता है, चेंजिंग आते हैं, उसके लिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट। मेंटेन क्रोमोसोम नंबर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे फर्टिलाइजेशन के समय जो भी क्रोमोसोम नंबर होते हैं उसको ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब इसके स्टेज की बात करते हैं। तो स्टेज में मियोसिस अकर इन 2 डिवीजन, मतलब ये मियोसिस 2 स्टेज में डिवाइड है। मियोसिस फर्स्ट, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, और मियोसिस सेकंड, जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, अब रिडक्शन डिवीजन में हो गया जैसे अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, जिसमें मियोसिस फर्स्ट शुरू होने से पहले उसका पहला चरण आ जाएगा इंटरफेज। इंटरफेज में जैसे हमारी सेल जो है अभी वो डिवीजन होने के लिए प्रिपेयर हो रही है। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में देखिए, इसमें पहले प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, इसके पहले के स्टेज में इंटरफेज है। इंटरफेज में अब इसी इंटरफेज को हम डिटेल में देखेंगे कि इंटरफेज कितने चरणों में हो रहा है, उसमें क्या क्या प्रक्रिया हो रही है, इस चीज़ को हम देखेंगे। अब देखिए, इंटरफेज में ये नॉर्मल सेल है, अब ये यहाँ में प्रिपेयर होगी सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्म होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये सेंट्रोसोम हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरफेज को। इंटरफेज इज द प्रिपरेटरी फेज इज द मियोसिस दैट अकर बिफोर मियोसिस 1, यानी एक मियोसिस 1 से पहले का स्टेज है, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है मियोसिस 1 फेज में जाने के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज द सेल डज नॉट डिवाइड बट प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर मियोटिक डिवीजन। ठीक है, यानी इसमें सेल डिवीजन नहीं होती है। ठीक है, ये अपने आप को प्रिपेयर करती है और ये मियोटिक डिवीजन के लिए ये प्रिपेयर पूरी तरह से करती है। ठीक है, अब इसको कंपोनेंट ऑफ इंटरफेज को देखेंगे, जिसमें G1 फेज है। G1 फर्स्ट ग्रोथ फेज होता है, सेल अंडरगोज एक्टिव ग्रोथ। ठीक है, अब हम इस फिगर के माध्यम से समझते हैं इसको। देखिए, ये इंटरफेज का ये चरण है। ठीक है, अब देखिए, ये G1 फेज है, जिसमें सेल अपने आप को ग्रोथ, ये प्राइमरी ग्रोथ है, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसमें चालू हो जाती है। इसके बाद यस ग्रोथ आता है। अब यस ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ एंड डीएनए रिप्लिकेशन, यानी डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, जिसमें डीएनए अपनी ही एक और फोटोकॉपी बनाता है। ठीक है, इसके बाद G2 ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर डिवीजन, और इसमें सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है प्रोफेज में जाने के लिए। ठीक है,
तो ये था मियोटिक। और सेम यही प्रोसेस जो है माइटोसिस से पहले इंटरफेज में ये चीज़ें होती है, ठीक है, जिसमें जीवन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसके बाद ग्रोथ एंड डीएनए रिप्लिकेशन एस फेज में होता है, G2 में ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर डिवीजन के लिए, जो प्रो फेज से पहले डिवीजन होता है, डिवीजन के लिए वो तैयार हो जाती है, ठीक है। यही चीज़ें जो है मियोसिस में भी है। अभी मियोसिस 1 में हम देख रहे हैं इसको, ठीक है। अभी G1 यस, G2, इसके बाद प्रोफेज, इसके बाद मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, इसके बाद साइटोकाइनेसिस, इसके बाद मियोसिस सेकेंड में चली जाएगी सेल, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। सेल अंडरगोज एक्टिव ग्रोथ, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म कंटेंट, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी अकर। देखिए अब इस फेज में सेल अंडरगोज ग्रोथ एक्टिविटी। अभी जीवन में सेल अपने आप को ग्रोथ करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ग्रोथ करती है, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। और इसी फेज में जो है सिंथेसिस होती है, आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म, इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, और इसी में साइटोप्लाज्म के कंटेंट है वो भी इंक्रीज होते रहते हैं, इसके साथ ही साथ ये फेज चलता रहता है। नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर, और इसी में नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी होती रहती है, ठीक है। इसके बाद इसके सिग्निफिकेंस को देखते हैं। प्रिपेयर द सेल स्ट्रक्चरली एंड मेटाबॉलिकली फॉर डीएनए सिंथेसिस। अब इसमें ये प्रिपेयर हो जाती है। अब यहाँ जीवन फेज से ये ग्रोथ करके अब एस फेज में जाने के लिए तैयार होती है, जिसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, एस फेज में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद एस फेज की बात करते हैं, तो एस में सिंथेसिस फेज होता है, डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस। देखिए अभी इस एस फेज में डीएनए अपने ही जैसी और एक फोटोकॉपी बनाता है, ठीक है, जो कि सेल डिवीजन में जाके दोनों डीएनए अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये ग्रोथ एंड डीएनए रिप्लिकेशन, ये रिप्लिकेशन एस फेज में होता है। ईच क्रोमोसोम बिकम कंपोजिट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिन, और इसी एस फेज में 2 सिस्टर क्रोमेटिन का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। क्रोमोसोम नंबर रिमेन डिप्लॉयड 2n बट डीएनए कंटेंट डबल। देखिए इसमें क्रोमोसोम जो है नंबर 2n ही रहता है, लेकिन डीएनए जो है डबल हो जाता है, डीएनए का फॉर्मेशन डबल हो, उसके कंटेंट डबल हो जाते हैं, ओके। इसके बाद इसके सिग्निफिकेंस को देखते हैं। इंश्योर एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग मियोसिस। अब देखिए इस फेज में पूरे जो मटेरियल अलग अलग डिवीजन होकर एक्यूरेट एकदम बराबर केसों में बट जाते हैं, किसके लिए, ड्यूरिंग मियोसिस के लिए। मियोसिस फेज में जाने के लिए ये पूरे अलग अलग एक्यूरेट रिप्लिकेट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका G2 फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सेकेंड ग्रोथ फेज होता है सेल का, जिसमें सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रिक्वायर फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेट। अब इस G2 फेज में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पर देखें, ये जो स्पिंडल फाइबर हैं, स्पिंडल फाइबर ये G2 फेज में इस स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर इसी G2 फेज में बनना चालू हो जाते हैं। इसके बाद फाइनल प्रिपरेशन फॉर एंट्री इनटू फेज सेकेंड, यानी मियोसिस फेज 1 में जाने के लिए हमारी सेल रेडी हो जाती है, ये G2 के फेज के बाद, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंस के बाद देखते हैं। प्रिपेयर द सेल फॉर मियोटिक डिवीजन, और सेल हमारी तैयार हो जाती है। देखिए मियोसिस को हम मियोटिक भी बोलते हैं, चाहे मियोटिक कह लें चाहे मियोसिस कह लें, ये दोनों ही वर्ड कॉमन है। तो अब बात करते हैं मियोसिस 1 की, जिसमें है मियोसिस 1 में जिसमें है प्रोफेज फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज। दिस फेज इज लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स, इट इज ए 5 सब डिवीजन। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लंबा चलता है, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और इसके इट इज ए 5 सब स्टेज, और इसके
5 सब स्टेज हैं, जिसमें पहला लेप्टोनेंस। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम बिकम लॉन्ग थिन एंड यूजुअल। ठीक है, अब हम इस प्रोफेज की बात करते हैं। तो इस प्रोफेज में जो है क्रोमोसोम एक लंबा जो है, लंबा और थिक, लंबा और थिन एंड यूजुअल। इस क्रोमोसोम ऑलरेडी हैज टू क्रोमैटिड्स नॉट क्लियरली सीन। इसमें दो, इस प्रोफेज में देखिए तो इसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, क्रोमैटिड्स। इसको हम ये जो थिक होके क्रोमैटिड्स का फॉर्म कर लेता है। अभी आगे चल के देखते हैं इसको हम। जैसे अब इसके बाद जाइगोटेन फेज आ जाएगा, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर टुगेदर। इसमें क्रोमोसोम एक पेयर में और एक साथ साथ हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद पेयरिंग इज कॉल्ड सिनेप्स, और इस पेयर को हम सिनेप्स बोल लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मेड बाइवैलेंट। अभी एक स्ट्रक्चर का फॉर्म कर लेता है ये जो क्रोमैटिड। इसके बाद पैकेटिंग फेज आ जाता है, जिसमें क्रोमोसोम बिकम थिकर, यानी इसमें क्रोमोसोम जो है एक थिक फॉर्म में हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद क्रॉसिंग ओवर अकर एक्सचेंजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और इसी में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होते रहता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्सचेंज आर कॉल्ड चैमेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेनेटिक वेरिएशन। और इस पॉइंट को हम जेनेटिक वेरिएशन भी कहते हैं, इसको हम चैचमेटा के नाम से जानते हैं। इसके बाद डिप्लोटेन, जिसमें है होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेट। इसमें क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं, मतलब यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, चैचमेटा बिकम क्लियरली विजिबल, और इसमें चैचमेटा क्लियरली विजिबल दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब ये प्रोफेज ही चल रहा है, इसके सब टाइप को हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है डाइकाइनेसिस, जिसमें क्रोमोसोम बिकम शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट, और इसमें क्रोमोसोम जो है बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाते हैं और थिक इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस और डिसअपीयर होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रोफेज में डिसअपीयर होना चालू हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर स्टार फार्मिंग, और इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी होने लगता है। ओके, यहाँ तक आपका प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मेटाफेज आ जाता है। अब मेटाफेज में हम देखते हैं बाईवैलेंट अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेन। देखिए इसमें हम देखते हैं ये जो क्रोमोसोम है ये बाईवैलेंट इक्वेटोरियल प्लेन में आके मेटाफेज में ये अस्थायी हो जाते हैं। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर अटैच टू होमोलोगस क्रोमोसोम, और जो ये स्पिंडल फाइबर है ये जो क्रोमोसोम से ये अटैच हो जाता है ये मेटाफेज 1 में। ठीक है, सेंट्रोसोम डू नॉट डिवाइड, और इसमें सेंट्रोसोम जो है डिवाइड नहीं होता है, यह भी इसी तरह सेंट्रोसोम क्रोमोसोम के रूप में अस्थायी पड़े रहता है। ओके, इसके बाद आपका एनाफेज 1 आ जाएगा, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। अब इसमें एनाफेज में, अब यहाँ पर देखिए एनाफेज में इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो है अलग अलग सेपरेट होना चालू हो जाएंगे एनाफेज 1 में। ठीक है, अब ये होते कैसे हैं, अब इसमें जो ये जो सेंट्रोसोम है यहाँ से ये डिवाइड हो जाते हैं, एक इधर चला जाता है और एक इधर, जिससे ये डिसअपीयर होना चालू हो जाता है। ठीक है, फिर 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर मूव टू अपोजिट पोल। एक क्रोमोसोम ए ये मिलकर एक पेयर बना लेते हैं और अपोजिट पोल में, दोनों अपोजिट पोल में चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका टेलोफेज आ जाएगा 1, सॉरी यहाँ 1 रहेगा, टेलोफेज 1। तो इसमें क्रोमोसोम्स रीच अपोजिट पोल, अब इसमें क्रोमोसोम जो है अपोजिट पोल में चले जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में रिफॉर्म, और इसमें जो है इस फेज में टेलोफेज में न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन, ये जो तो है ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये जो है न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, इसमें बननी चालू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद
सेल डिवीजन डिवाइडेड इनटू 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल, और ये यहाँ पर जो है सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में मिल जाती है। इसके बाद एक फेज आता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म वो अलग हो जाता है और दो हैप्लॉइड डॉटर सेल हमको मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस में 2 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्मेड, ईच क्रोमोसोम्स स्टिल हैज 2 क्रोमेट। इसके बाद एनाफेज सेकेंड आ जाएगा, जिसमें सेंट्रोसोम डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये जो सेंट्रोसोम है एनाफेज में, अभी यहाँ से ये सेंट्रोसोम, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो सेंट्रोसोम है यहाँ से ये अलग हो जाएगा, यहाँ से सेम वही प्रोसेस होगा जो जिसमें एनाफेज 1 में हो रहा था, सेम वही प्रोसेस फिर से होगा। लेकिन ये पेयर जो है दो का चल रहा है ना, तब इससे ये 4 सेल बनेंगी। ठीक है, 4 डॉटर सेल। देखिए एनाफेज में ये जो सेंट्रोसोम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब सेंट्रोसोम से ये डिवाइड हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, और ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग पोल में। ठीक है, डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टू अपोजिट पोल। अब ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं ये जो सेपरेट होकर अपोजिट पोल में चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद टेलोफेज सेकेंड आ जाएगा, जिसमें क्रोमोसोम रीच अपोजिट पोल, और ये क्रोमोसोम जो है ये टेलोफेज में क्रोमोसोम अपोजिट पोल में चले जाएंगे। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म, और इसी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी इसी फेज में, टेलोफेज सेकेंड में। ठीक है, इसके बाद क्रोमोसोम अनकॉइल। देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट पेज आएगा आपका साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल आर फॉर्मेड, ईच सेल इज जेनेटिकली डिफरेंट। जिसमें अब साइटोकाइनेसिस में यहाँ पर होने के बाद 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल मिल जाएंगी, और इसके बाद ये डिफरेंट जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ स्टार से देख रहे हैं मियोसिस 1 सबसे पहले इंटरफेज चला। इंटरफेज में आपका ये G1 फेज चला, जिसमें ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी था। इसके बाद S फेज चला, ग्रोथ एंड DNA रेप्लिकेशन। इसके बाद G2 फेज चला, जो ग्रोथ और प्रिपरेशन का था, 4 डिवीजन का था। इसके बाद प्रोफेज, इसके बाद मेटाफेज, इसके बाद एनाफेज, इसके बाद टेलोफेज, इसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो ये था इंटरफेज में। ठीक है, इंटरफेज के बाद प्रोफेज 1 आएगा। 1 में यहाँ पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस क्रोमोसोम ये जो है पूरी तरह से सेपरेट और यूजुअली दिखाई देने पड़ेगा। इसके बाद मेटाफेज 1 आएगा, इसमें आपका क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएगा। इसके बाद एनाफेज 1 आएगा, जिसमें क्रोमेटिन फाइबर जो है क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल में कर देगा। इसके बाद टेलोफेज 1 में, जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बन जाएगी और उसमें क्रोमोसोम अपीयर हो जाएंगे एक एक पोल में। इसके बाद प्रोफेज सेकेंड आएगा, फिर यहाँ से 2 का पेयर चलने लगेगा, और पेयर चलने के बाद मेटाफेज 1 आएगा, जिसमें एक सेंट्रोसोम से अटैच होगा सेंट्रोसोम। ठीक है, इसके बाद एनाफेज सेकेंड आएगा, इसके बाद टेलोफेज सेकेंड आएगा, जिससे हमें साइटोकाइनेसिस के जरिए हमें 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल अचीव हो जाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। तो अगर आप फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।